हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी ठीक चल रही होगी आप सभी लोगों की। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डील करता हूं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं या थोड़े टफ होते हैं। इजी क्वेश्चंस को मैं वीडियो में नहीं बताता क्योंकि मुझे मालूम है इजी क्वेश्चंस तो आप रट लोगे, है ना। तो मैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस ही करवाता हूं जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो कोई भी ना जाए, सभी लोग को देखना है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और जो लोग लाइव आ गए हैं आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। एक बार बोल दीजिए आप लोग आ गए हैं, अटेंडेंस दे दीजिए अपना, यस बोल के आप लोग बोल दीजिए सर स्टार्ट किया जाए क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 2018 यानी पैरामेडिकल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है किसी द्रव का हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव, यहाँ पर यदि द्रव जो है वो छूट गया है, बोल सकते हो टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन किस तरह से है? क्वेश्चन है किसी भी द्रव का हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव, बताइए क्या होगा। यदि द्रव जो है वो लिक्विड है, जमने पर फैलेगा तब, या जमने पर सिकुड़ता है, जमने पर आयतन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। यानी क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर इफ लिक्विड। जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी जमने पर फैलता है। यदि लिक्विड जमने पर फैलता है तो किसी भी द्रव का हिमांक जो है दाब बढ़ाने पर घटता है, ठीक है। समझ गए ना। देखो एक क्वेश्चन इसी पे पूछ लेता है तो आप लोग को बताना है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए सब कोई। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा या घटता है? जल्दी बताइए, बढ़ता है या घटता है? सब किसी को बताना है। यानी प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बढ़ता है या घटता है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है हर एग्जाम्स में, ठीक है। तो वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर? बढ़ता है ना। यदि दाब बढ़ाने पर जो है वो जल का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, याद रखना है, पूछ लेता है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सबको बताना है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ लिया गया है और पैरामेडिकल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अर्थ्स एवरेज डेंसिटी क्या होगा? ये किस पे डिपेंड करता है? बताइए। जी पर निर्भर नहीं करता है, जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी के अनुक्रमानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी ये जी पर डिपेंड नहीं करता है, या जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हम भी जाने किन किन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से बताइए। आंसर सब किसी को देना है, ठीक है। इवन आप आंसर गलत दो बट दो, इससे क्या होगा? आपको सीखने को मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जी के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कैसे होता है गाइज? आप लोग को मालूम होना चाहिए। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कितना होता है स्मॉल जी का? तो कैपिटल जी इंटू में एम बटा में आर स्क्वायर होता है ना।
और m बराबर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू में p। समझ गए? यहाँ पर p क्या है मेरा, p है मेरा जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इतना मालूम चल गया तो अब इस g में यानी g बराबर जो कैपिटल G इंटू एम बटा आर स्क्वायर है, इसमें m का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। जब आप लोग इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यानी स्मॉल g बराबर 4 इंटू जी पाई आर क्यूब बटा 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू पी। तो अब बताइए मेरा ये जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है, ये अर्थ के क्या है, तो ये सीधे क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया है ना। यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो स्मॉल जी के क्या है, अनुक्रमानुपाती हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आप सभी से, जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे देता हूं। चलिए, 23.5 डिग्री या 24.5 डिग्री, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? वेरी गुड, कितने डिग्री पे? तो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे, आप लोग को मालूम भी होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस और मैं पूछ लेता हूं आपसे। पूछ लेता है कि हाँ, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का जो क्रम है वो कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़ों ग्रहों में, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का जो क्रम है वो कितने नंबर पे है पृथ्वी? बताइए, ये सब किसी को बताना है। पूछ लेता है कि सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम जो है वो कौन सा है? ये भी याद रखना, क्वेश्चन बड़े क्रम में पूछा है, यानी आकार के क्रम में पूछा है। ठीक है, यानी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा गया है कि सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का जो क्रम है वो कौन सा है। तो वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर? 5वां, यानी 5वें स्थान पर पृथ्वी है। ठीक है, आकार के शेप में, समझ गए ना, आकार के शेप में। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सूर्य से बढ़ती दूरी में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? जल्दी बताइए, सूर्य, क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो है पृथ्वी कितने नंबर पर है? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो सूर्य के बढ़ते दूरी के क्रम में जो पृथ्वी है वो कौन से नंबर पे है? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, कौन से क्रम में है जी? तो तीसरे क्रम में है। ठीक है, तीसरे क्रम में है, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी में जो पृथ्वी का रैंक है वो कितना है? तीसरा है। और अगर मैं पूछूं सूर्य के सबसे नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है, तो ये बताने का जरूरत नहीं है, आप सब लोग को पता है, बुध यानी मरकरी, है ना। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जी सूर्य के क्रम में? देखो, सबसे छोटा ग्रह पूछ लेता है तो वो तो बुध है, इतना तो आप लोग को पता ही है। सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। ठीक है, और सूर्य से सबसे नज़दीक तो ग्रह मैं बता ही चुका हूँ, बुध है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका आंसर दीजिए तो थोड़ा, यानी सूर्य से सबसे दूरी ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर है वो, बताओ तो कौन सा प्लैनेट है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, कौन सा है जी? वरुण। ठीक है, यानी जिनका वरुण आंसर है वो सही है। अब पूछ लेता है, पृथ्वी की जो आयु है वो किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? कोई बता सकता है? पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सब कोई।
पृथ्वी की आयु जो है वो किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वेरी गुड, किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और पहली बार किसने कहा था भाई कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, आप लोग इसका परिमेय पढ़ते हो ना, पाइथागोरस परिमेय, वही वाले पाइथागोरस हैं। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, यानी उष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है वर्क प्रति केल्विन मीटर, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति केल्विन मीटर, तीसरा ऑप्शन है वर्क इनटू केल्विन, चौथा ऑप्शन है जूल इनटू केल्विन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये भी आपके 2018 के एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो अब तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर सब किसी को देना है। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? वर्क प्रति केल्विन मीटर, है ना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वर्क प्रति केल्विन मीटर। ठीक है, और ये ना देकर आपको गाइज ये भी दे सकता था ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में? आपको जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन, ये भी जो है इसका आंसर हो सकता था। तो कोई एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, या तो देगा वर्क प्रति केल्विन मीटर या जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों जो है सही है। चलिए अब जान लेते हैं उष्मा क्या है। तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि उष्मा क्या है। तो उष्मा एक प्रकार का किया गया कार्य है, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसी को हम लोग उष्मा बोलते हैं। अब कार्य की बात कर ले तो कार्य बराबर क्या होता है गाइस? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, सबको मालूम है। और बल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो आप लोग से कभी कभी कार्य का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को तो मालूम होगा ना जूल है, लेकिन कभी कभी जूल ना देकर आपको न्यूटन इंटू मीटर दे देगा। ठीक है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल भी हो जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर भी जो है वो भी सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उष्मा। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सबको मालूम है, उष्मा का जो होता है वो जूल होता है। और जूल ना देकर कभी कभी अगर उष्मा चालकता का पूछ ले तो वर्क प्रति केल्विन प्रति मीटर हो जाएगा, या फिर अभी मैं क्या बताया आप लोगों को, जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही देगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो और बढ़ो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस चौथा क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या, यानी इफ ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज नेगेटिवली देन इट्स रेडियस, यानी इसका रेडियस क्या होगा? बताओ। घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताइए। यदि इसमें बोला ये गया एक साबुन के बुलबुले, यानी मान लेते हैं कोई साबुन है और सॉरी इसका साबुन बुलबुला है। ठीक है, यानी साबुन तो इस शेप का होता है ना, तो ये मैं मान लेता हूँ साबुन का बुलबुला, क्योंकि क्वेश्चन में साबुन के बुलबुले की बात हुई है, तो ये मैंने साबुन का बबल मान लिया। अब बोल रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जाता है। ठीक है भाई, मैंने इसमें ऋण आवेशित दे दिया। तो पूछ रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या अपवर्तित रहती है, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या करते हैं गाइस? फोर्स करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को, जैसे ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो एक दूसरे को फोर्स करेंगे। इसके बाद क्या है, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे गाइस? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अब रिपेल करेंगे तो इससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, टेंशन। ठीक है, टेंशन बढ़ने के बाद लेंथ भी जो है वो भी बढ़ने का कोशिश करेगा, जिससे त्रिज्या क्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग को यही याद रखना है कि एक साबुन को, बुलबुले को जो हम लोग ऋण आवेशित देंगे तो उसकी त्रिज्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, साबुन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम्स में। ठीक है,
क्वेश्चन था जब साबुन के बुलबुले को चार्ज दिया जाता है तो ये क्या दिखाता है, यानी किस आकार में दिखाई देगा, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा या घटता हुआ दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। यदि जब साबुन के बुलबुले को चार्ज दिया जाता है, जब साबुन के बुलबुले को चार्ज दिया जाता है तो ये क्या दिखाता है, आकार में बढ़ता है या आकार में घटता है। जल्दी से सब कोई पहले आंसर दो, तो आकार में बढ़ता है या घटता है, जल्दी बताओ। फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, जब साबुन के बुलबुले को चार्ज दिया जाता है तो ये क्या दिखाता है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू सॉफ्ट बबल देन इट शो, बताओ। तो हमेशा याद रखना है ये शेप में क्या है, बढ़ता है, यानी ऑन इंक्रीजिंग इन साइज, ठीक है, ये आकार में बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो भी क्वेश्चन कौन सा है भाई, साबुन का बुलबुला जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, जल्दी से बता दीजिए। साबुन का बुलबुला जो है वो किस लेंस के भांति कार्य करता है, चलिए बताइए, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस, जल्दी बता दीजिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें। देखो मैं चाहता हूँ कम समय में हम लोग क्वेश्चन जो है इतना सारा कर लें कि हम लोग को मतलब दिक्कत ना हो एग्जाम्स में। हम लोग बैठे तो मतलब आप लोग को ये मतलब एहसास नहीं होने दूंगा मैं कि मैं जो पढ़ाया उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ और बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, 80% जो है जितना मैं पढ़ा दिया हूँ 80% जो है आपके एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाएगा, और मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी साबुन का बुलबुला जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो वेरी गुड, किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति जो है ये साबुन का बुलबुला कार्य करता है, ठीक है। साबुन का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस, ठीक है। अब एक पूछ लेता है अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है, यानी निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, इसकी क्षमता बताइए। अवतल लेंस की जो क्षमता है, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखना, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा निगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है, यानी प्लस होती है, समझ गए ना। अब बताइए, तो एक क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए ये भी जो है होमवर्क रहा आपके लिए, तो आई थिंक 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे चुका हूँ। कौन कौन सा एक दिया था, सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पे आने में कितना समय लेती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी 2 क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रह गया। आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। और कौन पहले देगा वो भी मैं मेंशन करूंगा, और कौन लास्ट में देगा वो भी मैं मेंशन करूंगा। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव के रेटिना पर बनने वाला कौन सा प्रतिबिंब होता है जी, तो सबको मालूम है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव के नेत्र में, है ना। और चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, आप सभी लोग बताइए, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है और अधिकतम दूरी है वो कितनी है, जल्दी बताइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है, पहले ये बताइए ऑप्शन देता हूँ, 25 सेंटीमीटर या अनंत, जल्दी बताइए। 25 सेंटीमीटर है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है अनंत। यानी क्वेश्चन है स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है, वेरी गुड, कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होती है गाइस, तो वो होती है अनंत, इन्फिनाइट, है ना, समझ गए। चलिए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर है, देखिए न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये भी क्वेश्चन जो है ये पैरामेडिकल 2018 के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं अपने स्टूडेंट्स यानी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उन सब से ये क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ, और बहुत से स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है विथ फिगर, यानी डायग्राम बनाकर आंसर दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप भी यदि
ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं जो है कम्युनिटी बॉक्स में जो है अपना नंबर दे चुका हूँ, आप लोग भी वहाँ से है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। ग्रुप ज्वाइन होने के लिए फ़ी कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस बार अच्छे नंबर लेकर आएँ, अच्छे रैंक लेकर आएँ और अच्छा कॉलेजेस मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची छत पर खेलता हुआ एक लड़का 36 से 30 डिग्री के कोण पर एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है, तो प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गेंद जो है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी, है ना। यानी क्वेश्चन है ए बॉय प्लेइंग ऑन ए 10 मीटर हाई स्लिंग थ्रो ए बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल पॉइंट, होगा यहाँ पर लॉन्च नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल पॉइंट विल बी द बॉल एट ए हाइट ऑफ ए 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो ये चैप्टर काइनेमेटिक्स से है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मान लो इस चैप्टर को पढ़ोगे तो एक बुक भी जो है वो कम पड़ जाए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कहीं से भी जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण गति, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक तो टी निकालने को बोल देता है, टाइम निकालने को, ठीक है। एक एच यानी हाइट निकालने को बोल देता है, एक रेंज, ठीक है। यानी रेंज का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप्य, यानी बोल सकते हो प्रक्षेप्य दूरी, है ना। तो यहाँ पर टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे रेंज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जब आप लोग फिगर ड्रॉ करोगे ना तो आप लोग ऑटोमेटिक जान जाओगे कि किस चीज़ के बारे में पूछा। देखो टाइम के बारे में तो मेंशन हुआ नहीं है, यहाँ पर प्रक्षेपण बिंदु से पूछ रहा है कितनी दूरी पर गेंद जो है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी, तो रेंज ही पूछा है ना। तो देखो एक बार जानना भी जरूरी है कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो टाइम बराबर जो होता है, एक कभी पूछ लेगा टाइम या फिर हाइट या रेंज, तो यहाँ पर रेंज पूछा है, तो टाइम बराबर आप लोग को याद रखना होगा कि टाइम बराबर क्या होता है, ये होता है 2u sin थीटा बटा g होता है, ठीक है। और एक h पूछ लेता है यानी हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और एक पूछ लेता है जो हमको निकालना है r, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा स्मॉल जी, ठीक है। देखो यही निकालना है हमको, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल से जितना डरिएगा, जितना भागिएगा, उतना आपके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपके एग्जाम्स में जो है 4 से 5 न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो ये जो है ये 4 से 5 जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समझ लो कि मुफ्त का नंबर है, मुफ्त का। यानी इसमें भी जो है आप कुछ चैप्टर पढ़ जाओगे तो देन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग न्यूमेरिकल से भागिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आपको जहाँ दिक्कत होता है मैं आपको बताऊँगा, आपके जितने भी प्रीवियस सेट्स में न्यूमेरिकल पूछे हैं सबको बताऊँगा। देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 10 मीटर की ऊंची छत है, मान लेते हैं भैया ये कोई छत है जिसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर है। अब इसी छत पर एक बच्चा खेल रहा है और लड़का क्या करता है, क्षैतिज गति से जो है 30 डिग्री के कोण पर एक 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को जो है फेंक देता है, ठीक है। यानी यहाँ से बोल सकते हो वो एंगल कितना है, 36 डिग्री से 30 डिग्री के कोण पर एक गेंद को फेंकता है, ठीक है। तो ये मेरा जो है 30 डिग्री हो जाएगा, समझ गए ना। और फिर यहाँ से मान लो ये गेंद तो है इस रफ्तार से आएगी, जिसका हाइट जो है ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है, प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गेंद जो है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी, तो यही तो निकालना है r, समझ गए ना। तो अब बताओ r बराबर मेरा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, r बराबर क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। तो यहाँ पर मेरा u क्या है जी, तो u जो है मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक वेग, है ना जिसको बोलते हो। और थीटा क्या है मेरा, तो थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, यानी प्रक्षेपण कोण, यही है। और जी मेरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आर मेरा क्या है, रेंज यानी प्रक्षेप्य है। तो बस निकाल दो, कैसे निकलेगा, यू मेरा कितना दे रखा है जी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है ना। तो यू स्क्वायर यानी 10 गुने 10 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, साइन 2 थीटा यानी साइन लिख देंगे और 2 लिख देंगे। थीटा का मान कितना दिया हुआ है जी, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री कर दो और बटा में
अब जो स्मॉल जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमको 10 लेकर चलना है। तो बस 10 से 10 काट दो और साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, सबको मालूम है, √3/2 होता है। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 5√3 आ गया, 5√3 आ गया ना। तो 5, अब √3 का मान जो है आपको मालूम होना चाहिए, तो आप लोग √2, √3, √1 इस सब का मान जो है इसको याद करके रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है इसका वैल्यू। तो 5 गुने √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.7320। अब इसको सॉल्व करोगे, अब सॉल्व कर लेना यानी गुना कर लेना, तो आ जाएगा 8.666 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट क्वेश्चंस बहुत इजी था, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, मानव में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है ना। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, पैरामेडिकल 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबको ये आंसर बताइए किसके द्वारा होता है, लाइपेज द्वारा होता है, रेनिन द्वारा होता है, ट्रिप्सिन द्वारा होता है, ये पेप्सिन द्वारा होता है। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। मानव में यानी द इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन बॉडी इज डन बाई, किसके द्वारा होगा जी, वेरी गुड, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो रेनिन द्वारा होता है, यानी मानव में दूध के जो पाचन की आरंभिक क्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो रेनिन द्वारा की जाती है। रेनिन क्या है, तो रेनिन एक तरह का एंजाइम है जो कि दूध की पाचन की क्रिया आरंभ करता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ दूध से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दूध में किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वेरी गुड, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन, है ना। केसिन प्रोटीन जो है वो मिल्क में पाया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूध का शुद्धता मापना हो या डेंसिटी जिसको घनत्व बोलते हैं उसको भी मापना हो तो हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। और दूध का पीएच मान कितना होता है ये बताइए आप लोग, दूध का पीएच मान कितना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, दूध का जो पीएच मान है वो 6.7 से 6.9 तक होता है, ठीक है। यानी 6.7 से 6.9 जो है वो पीएच वैल्यू होता है किसका, मिल्क का। अब बात कर लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसकी खोज किसने की, तो सोरेनसेन जी ने इनकी खोज की थी पीएच स्केल की, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लाइपेज। तो लाइपेज क्या है, ये भी एक तरह का एंजाइम है, यानी यहाँ पर जितने भी हैं लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सब क्या है, एंजाइम है, सबका अलग अलग काम होता है। देखिए लाइपेज जो है वो क्या करता है, तो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। यानी लाइपेज एक एंजाइम है जो कि वसाओं के हाइड्रोलिसिस में हेल्पफुल होता है। और बात करें ट्रिप्सिन, तो ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों हैं उनको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो है जितने भी जटिल आहार है प्रोटीन उन पर ये क्या करता है, वर्क करता है। समझ गए ना। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन है, खाने योग्य भूमि तने का एक उदाहरण कौन सा है। देखो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऐसे टाइप के, तने का उदाहरण दीजिए, जड़ का उदाहरण दीजिए, है ना, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दे तने का कौन सा उदाहरण है, जड़ का कौन सा उदाहरण है, सबको इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका क्या होगा बताइए, खाने योग्य भूमि तने का एक उदाहरण कौन सा है, गाजर है, मूंगफली है, शकरकंद है, आलू है। देखो मैं सब्जी नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना सब्जी मैं बेच रहा हूँ। चलिए जल्दी से बताइए। तो जी हाँ,
यहाँ पर देखिए ये आलू जो है यही क्या है, इसका राइट आंसर है। ये आलू क्या है, तने का एक उदाहरण है। अब बाकी गाजर की मैं बात करूँ, मूंगफली की बात करूँ, शकरकंद की बात करूँ, ये सब क्या है जी, तो ये सब मेरा जड़ है, जड़ जिसको रूट बोलते हैं, और तने को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। समझ गए ना। देखिए अब आप लोग इसको याद कैसे कीजिएगा कि कौन जो है तने का उदाहरण है, कौन जड़ का उदाहरण है। तो सिंपली देखिए आप लोग पहले ये जानिए कि तने वाली जितनी प्रमुख फसल है वो कौन कौन सी है। तो एक हल्दी हो गई, है ना, हल्दी, केसर, अदरक, ठीक है, आलू और प्याज, ये सब क्या है, तो ये सब मेरी जितने तने वाली जो मुख्य फसल है वही सब है। यानी पूछ लेगा हल्दी जो है, हल्दी क्या है, तना है या फिर जड़ है, तो आप क्या बोलोगे, तना है। केसर भी मेरा क्या है, तना है ना, केसर तने का उदाहरण है। अदरक यानी जिसको आदि बोलते हैं वो भी तने का उदाहरण है। आलू क्या है, इसको नोट कर लो, बहुत ही वीवीआई है। अब इसको याद कैसे करोगे आप लोग कि कौन ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, ये सब तने के उदाहरण है। तो इसको एक याद करने का एक बेहद अच्छा ट्रिक है, क्या है, हद कर दी आपने, ठीक है, मूवी का नाम नहीं है, ट्रिक है, समझ गए ना। देखो अब इसको याद कैसे करोगे ये भी जान लो। देखो हद कर दी आपने, ये ट्रिक जो है आपको याद रखना है, फिर अगर तने का उदाहरण पूछे तो आप लोग इजली मतलब इसको कर जाओगे इस क्वेश्चन को। देखो ह से क्या हो गया, ह से हल्दी, समझ में आ गया, हद से हल्दी हो गया, कर से मेरा केसर हो गया, और दी यानी अदरक जिसको आदि बोलते हैं, तो दी से आदि कर लेना। और आप से क्या करोगे, आ है ना, हद कर दी आपने, तो आ से जो है आलू हो जाएगा। और पने, हद कर दी आपने, यानी अब जो है प्याज हो जाएगा, प से, आ से आलू हो जाएगा और प से प्याज हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। देखो ह से मेरा क्या हो जाएगा, फिर से मैं बता देता हूँ, हल्दी हो जाएगा। समझ गए ना। ह से जो है मेरा, हद से हल्दी हो जाएगा। और अगर मैं अब बताऊँ आपको, कर से केसर हो जाएगा, और दी से मेरा आदि हो जाएगा, और आ से मेरा आलू हो जाएगा, और प से मेरा प्याज हो जाएगा। समझ गए ना। यानी हद से मेरा हल्दी हो जाएगा, और कर से मेरा केसर हो जाएगा, दी से मेरा आदि हो जाएगा, आ से मेरा आलू हो जाएगा, प से प्याज हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद जितने भी उदाहरण आएंगे वो क्या आएंगे, जड़ के उदाहरण आएंगे, है ना। तो जड़ में कौन कौन से आ जाते हैं ये भी जानना जरूरी है। मूली, गाजर, मूंगफली, है ना, और सलगम, तो ये सब मेरे क्या है, जड़ के उदाहरण है। ये भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं। तो जल्दी से बताइए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, यानी जड़ से प्राप्त होगा या तना से, जल्दी बताओ। अभी मैं बताया आप लोगों को, मैं टेस्ट ले रहा हूँ अभी, मैं जो आप लोगों को बताया हूँ आप लोगों ने उससे क्या सीखा, इसी पे मैं क्वेश्चंस पूछा आपसे कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो वेरी गुड, किससे प्राप्त होता है जी, तने से, है ना। समझ गए ना, इसको याद भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, मॉडरेट लेवल का कर दिया जाता है। तो जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज्ड टू आर्टिफिशियली कुक रॉस फ्रूट, यानी कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, कौन सी, एसिटिलीन, है ना। सबको मालूम है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो ये क्वेश्चन। एसिटिलीन जो गैस है उसको कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, सबको मालूम है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो सबको मालूम है कौन सा है जी, तो मीथेन ही है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन है। अब बात कर लेते हैं एथेन की। तो एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है ना एथेन का। और अब बात कर लेते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का भी पूछ लेता है कभी कभी सूत्र, तो C4H8 होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि LPG
जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, जल्दी बताइए। किस गैसों का मिश्रण होता है, दो गैसें होती हैं, आप सभी को बताना है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, जल्दी बताइए। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, दो गैस होती है, कौन कौन सी होती है, वेरी गुड, ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। इन दो गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्राकृतिक गैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो मीथेन और इथेन, समझ गए। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है गाइस, कौन सा क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है, किस गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दिया हूँ। अब मुझे देखना है यही है कि कौन कौन से स्टूडेंट इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है लकड़ी होती है, वुड इज क्या, बताइए। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, पैरामेडिकल 2015 में क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी बताइए, लकड़ी होती है, क्या होती है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण या अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सब किसी को बताना है। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब मैं आपसे पूछूं हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो ऐसे यौगिक यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझ गए ना। अब यौगिक का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 तत्वों का मिलना आपस में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अब मैं मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, तो देखिए मीथेन का सबको मालूम है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, तो मीथेन बना रहे हैं, यानी CH4 जिसको बोलते हैं ना। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा, अभी मैं बताया, मीथेन है। और गोबर गैस किसको कहा जाता है, तो इस मीथेन को कहा जाता है, समझ गए ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के, पैरामेडिकल 2015 का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 500 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन 48.8 लीटर हो तो उसका दाब क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए आदर्श गैस यानी जिसको नोबल गैस कहते हैं उसका फॉर्मूला। तो बता दीजिए एक बार, आदर्श गैस यानी नोबल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, देन आप लोग इजीली बना लोगे। जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT, समझ गए। P मेरा क्या है, तो P मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है इन ATM यानी एटमॉस्फेरिक में है, ठीक है। P मेरा क्या है, P मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है इन ATM में है, ये याद रखना। ATM का मतलब क्या होता है, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए ना। अब V मेरा क्या है, तो V मेरा क्या है ये भी आप लोग को जानना होगा, ये वॉल्यूम है ना। और N मेरा क्या है, तो N मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। R मेरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और T मेरा क्या है, टेम्परेचर है, समझ गए ना। R मेरा गैस है, ठीक है, सॉरी गैस, R जो है वो मेरा गैस है। और किस चीज़ में है, ये ATM में है यानी एटमॉस्फेरिक में है। अब बताइए, अब यहाँ से PV बराबर nRT होता है ना, और निकालना क्या है, P निकालना है, तो ये V जो है बटा में आ जाएगा। N मेरा कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, कोई बता सकता है। N बराबर मेरा कितना है, 2 मोल नहीं दिया हुआ है, तो बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। N मेरा 2 हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, R का वैल्यू 2 होता है, यानी एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना। लेकिन यहाँ पर इस और एक होता है, एक और वैल्यू होता है R का, उसको भी नोट कर लो, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो यही R का वैल्यू का यूज करेंगे क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक में है ना, एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल में। और आंसर भी जो है क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है, तो इस वाले R का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो R का वैल्यू ये ले लीजिएगा आप लोग,
और टेम्परेचर कितना दे रखा है जी, तो 540 केल्विन दे रखा है। बस अब बन नहीं जाएगा, अब तो इजीली बना लोगे। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है, 48.8 लीटर नहीं दे रखा है, तो पी निकालना है, इजीली बन जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क में रहा, मैं सब चीज़ बता दिया हूँ, बस आप लोग को अब ये बनाकर मुझे ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, यानी 2 ATM यानी 2 एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।